गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। एक्रोमोनियस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गुलाम वंश पे। और इसके पहले गुलाम वंश के पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। उस नॉलेज का आप लोग लाभ उठाएं। और आज हमें पढ़ना है गुलाम वंश के बारे में। और गुलाम वंश के प्रत्येक कंसेप्ट को करने का प्रयास किया जाएगा ताकि किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। थैंक यू। देखते हैं गुलाम वंश। अब आइए, गुलाम वंश, गुलाम वंश या मामलुक वंश या मामलुक वंश, ये हमें देखना है। गुलाम वंश या मामलुक वंश। गुलाम जो शब्द का नाम है, ये गुलाम फारसी वर्ड है और तुर्की वर्ड है, दोनों वर्ड है। ये शब्द जो है दोनों है, फारसी भी है तुर्की भी है। गुलाम का मतलब होता है दास, और मामलुक का भी मतलब होता है दास। और मामलुक का ये मामलुक शब्द जो है मिस्र से लिया गया है। इसका भी मतलब होता है दास और इसका भी मतलब होता है दास। ये कंसेप्ट है। और इसका संस्थापक भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका संस्थापक जो भारत में है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब देख लीजिए, गुलाम वंश पढ़ने के पहले, भारत में गुलाम वंश स्थापित होने के पहले गुलाम वंश के स्ट्रक्चर को पहले पढ़ लेते हैं। गुलाम वंश के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के परिचय पढ़ेंगे, उपाधि पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, चुनौती पढ़ेंगे, संरक्षणकर्ता पढ़ेंगे, फिर कार्य पढ़ेंगे, फिर इनके मृत्यु पढ़ेंगे। पहले गुलाम वंश के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मतलब गुलाम वंश का जो स्ट्रक्चर है, ये इनकी जो इनका जो टाइम है वो टाइम हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये टाइम हो जाएगा 1206 से लेकर 1290 तक। 1290 एडी तक है इनकी टाइमिंग। ये टाइम कितना है? 1206 से लेकर 1290 एडी तक इनकी टाइमिंग रहा है। और इस गुलाम वंश को समझने के लिए इनकी डायनेस्टी स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। एक का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कुतुबी वंश, एक कुतुबी वंश है। और उसके बाद आएगा शमसी वंश। उसके बाद गुलाम वंश में ही इतने राज करते हैं। उसके बाद बलबनी वंश है। ये समझने का प्रयास करते हैं। कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। और दूसरा इसका एक पुत्र रहता, माना गया पुत्र रहता है आराम शाह रहता है। और इसमें जो है, इसमें शमसी वंश में इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश आता है। फिर इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आता है, इसका पुत्र आता है। रुकनुद्दीन फिरोज आता है। इसके बाद इसका पुत्र, इसकी एक पुत्री रहती है रजिया सुल्तान आती है। और उसके बाद आता है बहराम शाह आता है। उसके बाद आता है मसूद शाह आता है। उसके बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद आता है। नासिरुद्दीन महमूद आता है। नासिरुद्दीन महमूद के बाद आ जाता है यहाँ बलबन आ जाएगा। बलबन के बाद आ जाएगा कैकुबाद आ जाएगा। और कैकुबाद के बाद आ जाएगा कैमूर्स आ जाएगा। कैमूर्स या कैमूर्स कर लेते हैं। कैमूर्स आ जाएगा। इनके टाइम पीरियड अगर देखने का प्रयास करें तो टाइम पीरियड इनका हो जाएगा 1206 to 10। इनका हो जाएगा केवल 1210।
इनका टाइम पीरियड हो जाएगा 1210 टू 1236। इनका टाइम पीरियड हो जाएगा, इनका टाइम पीरियड होगा 1236 ही रहेगा टाइम पीरियड। और रजिया सुल्तान का 1236 टू 40 हो जाएगा, और बहराम शाह का हो जाएगा 1240 टू 42 रहेगा। और इनका टाइम पीरियड जो है मसूद शाह का, ये टाइम पीरियड जो है 1242 से 1246 तक रहेगा। और इनका टाइम पीरियड जो है ये 1246 से 66 रहेगा। फिर इनका टाइम पीरियड, बलबन का टाइम पीरियड हो जाएगा 1266 से लेकर 87 तक रहेगा, एडी तक। और इनका जो टाइम पीरियड है 87 से लेकर 90 तक रहेगा, और इनका टाइम पीरियड 90 ही रहेगा, यानी कि ये 1290 यानी कि 1290 ही रहेगा। ये क्लियर रहा इनकी पूरी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर, इनका पूरा फ्रेमिंग स्ट्रक्चर रहा। ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, ये पूरी तरह से पूरी क्लियर हो गया। तो ये रहा इनका मतलब कि गुलाम वंश में कितने वंश राज करते हैं, तो कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश, ये सारे रहता है टाइम पीरियड। और इसी में से हमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ाना है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना जो करता है, इसी के बारे में हमको पढ़ाना है। तो इसको हम पहले हटाने का प्रयास करते हैं, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो वही परंपरागत स्टाइल से हम समझते हैं, जो मेंस में ज्यादा नंबर दिलाता है स्टाइल जो लिखने का है। पहले परिचय, फिर उपाधि, फिर उद्देश्य, फिर उद्देश्य के बाद चुनौती इसमें आएगा, फिर चुनौती के बाद आ जाएगा आपका संरक्षणकर्ता के रूप में। उसके बाद संरक्षणकर्ता के बाद में आएगा कार्य पद्धति, और उसके बाद आएगा मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाएगी, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देख लीजिए, परिचय को समझना है तो सबसे पहले हमें वही परंपरागत स्टाइल फिगर बनाएंगे, फिर समझाएंगे। और फिगर बनाने में सारे को समझना पड़ेगा। देखिए कैसे फिगर बनता है और कैसे समझा जाता है, परिचय को समझते हैं। यहाँ देखिए, ये पाकिस्तान, ये भारत है, और ये अफगानिस्तान है, और बेटा ये आपका ईरान है, और ये तुर्कमेनिस्तान है। ये तुर्कमेनिस्तान है, यहां समझते हैं। ये ईरान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, और ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, समझते हैं। ठीक है। और ये रहेगा, ये तेजन रहेगा, तेजन, तेजन एक जगह है, तेजन, तेजन तुर्कमेनिस्तान में एक जगह पड़ता है। ये रहा निसापुर, ये खुरासान प्रोविंस में, ईरान के खुरासान प्रोविंस में है। निसापुर बाजार है, निसापुर बाजार है। ये कहां पे है? खुरासान प्रोविंस में है। ये खुरासान प्रोविंस में है, और ये ईरान का ही पार्ट है। खुरासान प्रोविंस, खुरासान प्रांत, खुरासान प्रांत प्रांत है। और यहीं पे है निसापुर नामक क्या चीज है? निसापुर नामक बाजार है। यहीं पे इनका खरीद फरोख्त होगा।
देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान ईरान में दासों की खरीद बिक्री को, दासों को खरीद बिक्री को, यानी कि हाथ फरोख्त, यानी खरीद बिक्री को फरोख्त कहा जाता था। फरोख्त, रोख्त फरोख्त, यानी फरोख्त ये कहा जाता था, हाथ फरोख्त कहा जाता था। दासों की खरीद बिक्री यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, इस और एक पूरी पद्धति को, खरीद बिक्री को बेसबक कहते थे, बेसबक कहते थे। ये ईरान और तुर्कमेनिस्तान में दासों की खरीद बिक्री को क्या कहते थे, बेसबक कहते थे। बेसबक एक बाजार में जैसे खरीद बिक्री किया जाता है, इसका टैक्स भी दिया जाता था, बेसबक नामक टैक्स भी होता था। और हाथ फरोख्त यानी कि दासों के खरीद बिक्री को हाथ फरोख्त कहते थे। कंसेप्ट क्लियर? अब देखिए, ये तेजन का रहने वाला था कौन? ये तेजन का रहने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गया था और यहाँ के कुछ व्यापारी या कुछ लुटेरा ये यहाँ के निसापुर के बाजार में लाकर बेच दिए थे। किससे लेकर बेच दिए थे? और यहाँ के प्रोविंस में, यानी कि खुरासान प्रोविंस का एक इमाम था। इस इमाम का नाम था, काजी थे, काजी का नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ए कुकी। क्या नाम था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज, एक आदमी का नाम है अजीज कुकी, एक आदमी का नाम अजीज कुकी। और ये कहाँ के काजी थे? ये कहाँ के न्यायाधीश थे? काजी इक्वल टू न्यायाधीश। ये बेटा खुरासान के थे। कंसेप्ट क्लियर? खुरासान के थे। और ये जो वंशज थे ना, देखिए किसके वंशज है ये क्या कहते हैं, पहले ये देखिए, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ये निसापुर के बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लेता है। किसको खरीद लेता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लेता है निसापुर के बाजार में। और इन्हें काफी, मतलब कि उस समय के सिचुएशन के आधार पर इनको तालीम दिया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को धनुर्विद्या की तालीम, उसके बाद घुड़सवारी की तालीम, मैंने पूरी तरह एक सैनिक बना दिया जाता है, पूरे मतलब मस्त सैनिक। तो अब देखिए क्या होता है। अब ये फखरुद्दीन जो है ना, ये है इमाम अबू हनीफा के वंशज हैं। इमाम अबू हनीफा के वंशज है। ये हनीफा के बारे में जानते हैं क्या है? पहले से आप समझ लीजिए कि ये जो क्षेत्र जो था ना, ये जो क्षेत्र अफगानिस्तान, यानी पश्चिमी, माने पूरा अफगानिस्तान, थोड़ा सा इन लोगों को पकड़ लीजिए, खुरासान वगैरह, ये हल्का सा के पूर्वी तुर्कमेनिस्तान पकड़ लेते, शिक्षकों का जगह था, व्यापारियों का जगह था, शिक्षक और व्यापारी की जगह था। ये अबू हनीफा जो थे ना, ये अबू हनीफा मुस्लिम सुन्नी संप्रदाय के सुन्नी न्यायाधीश, सुन लीजिए, सुन्नी न्यायाधीश के जितने भी बुक्स लिखे गए हैं, वो सारे बुक्स के लगभग आधा बुक इन्होंने ही लिख दिया था। और इनका ये समझ लीजिए, ये सुन्नी न्यायाधीश, सुन्नी न्याय का इन्हें जनक कहते हैं। इमाम अबू हनीफा को सुन्नी न्यायाधीश, न्याय व्यवस्था का जनक कहते हैं, सुन्नी न्याय व्यवस्था का जनक कहते हैं इमाम अबू हनीफा को। इमाम अबू हनीफा का जन्म इराक के कूफा नामक जगह पे हुआ था। कूफा नामक जगह, कूफा इराक में है, कूफा नामक जगह पे हुआ था। और इनके जो पिता जो थे ना, वो थाबित बिन जूता थे। इनके पिता का नाम था, इमाम अबू हनीफ के पिता का नाम था थाबित बिन जूता नाम था इनके। और ये थाबित बिन जूता था ना, ये बेटा काबुल के रहने वाले थे। कहाँ के? काबुल के रहने वाले थे। व्यापारी के रूप में व्यापार करने इराक में गए थे। ये जो है इराक में गए थे, यहाँ पे गए थे बगदाद में। ये इराक है और इराक में बगदाद में गए थे। कहाँ पे गए थे? ये इराक है, और ये है बगदाद।
बगदाद, ये बगदाद में गए थे। कहाँ गए थे? बगदाद में गए थे। थाबित बिन जूता, और इनके पूर्वज ये पूरी तरह से बौद्ध थे। इनके पूर्वज बौद्ध थे, इनके पूर्वज बौद्ध थे, कनिष्क के संतान थे, ये कनिष्क के संतान थे। इनके पूर्वज जो थे ये क्या थे? ये पूरी तरह से बौद्ध थे, बौद्धिस्ट हुआ थे, जोहाक बौद्धिस्ट, इसे इनके पूर्वज थे, जोहाक बौद्धिस्ट हुआ करते थे। और ये गए थे कहाँ? कूफा, इराक में व्यापार कर। और इनके पुत्र था इमाम अबू हनीफा। अबू हनीफा को ये समझ लीजिए थोड़ा, अबू हनीफा को एक खलीफा था वहां 763 ईस्वी में खलीफा था अल मंसूर। अल मंसूर इराक में था, अल मंसूर। ये न्याय के पद पर यानी काजी उल कुज्जात के पद पर इमाम अबू हनीफा को बोला कि आप धारण कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे आपकी नियुक्ति कर देते हैं। तो इमाम अबू हनीफा बोले कि हम इसके लायक नहीं। जब हम इसके लायक नहीं, बस इनको क्या कर देता है? जेल में बंद कर देता है। इनको जेल में बंद कर देता है और इसी जेल में मर जाते हैं। बात तो कहानी खत्म हो जाती। और इन्हीं के संतान जो है, इन्हीं के जो आने वाले जो मतलब संतान है, वो भाग के खुरासान आ जाते हैं। और खुरासान में इनका जन्म होता है। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी यहाँ के इमाम रहते हैं। और ये भी इमाम ही थे। इनके पिता व्यापारी थे, या जो भी है समझ लीजिए व्यापारी थे। ये फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लेते हैं। और अजीज कुकी जब बाद में मर जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को खूब अच्छा तालीम देकर इनके 3 पुत्र रहते हैं। 3 पुत्र रहते हैं। ये तीनों पुत्र मिलकर जब ये मर जाते हैं, तो एक गजनी, यहाँ पे गजनी है, एक गजनी में ले आकर क्या होता है? गजनी में ले आकर इसके तीनों पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देता है। गजनी में लाकर किसके हाथों बेच देता है? गजनी में किसके हाथों बेच देता है? तो ये बेच देता है मोहम्मद गोरी के हाथों बेच देता है। मोहम्मद गोरी के हाथों बेच देता है। गोरी इसके टैलेंट से अट्रैक्टिव होकर क्या करता है? इसे अमीर याखुर का पद दे देता है। अमीर याखुर का पद दे देता है। अमीर ये आखुर का पद दे देता है, यानी कि अस्थल का मालिक, पूरा संपूर्ण घोड़े का मालिक, संपूर्ण घोड़ा का मालिक का पद दे देता। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। ये तो पूरी तरह से परिचय था, और पूरी तरह ये तुर्कमेनिस्तान के तुर्की ही जनजाति के थे सब ये कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ से ये पूरा परिचय रहा। क्या चीज का परिचय? ये पूरी तरह से परिचय रहा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का परिचय रहा। इसकी उपाधि थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते। उपाधि थोड़ा सा बहुत ज्यादा है इसका, तो थोड़ा उपाधि पढ़ने का प्रयास किया जाए। उपाधि पढ़ने का प्रयास किया जाए तो उपाधि के बारे में समझने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए उपाधि क्या है इसकी। एक हाथ का लूल्हा रहता है, एक हाथ का लूला रहता है, एक हाथ का, इसे एब शेकल कहते हैं। इसे एब शेकल कहते हैं। एक हाथ का लूला, एक हाथ का लूला रहता है, एब शेकल कहा जाता है। इसे ये बहुत परोपकारी भी रहता है, मतलब ये मुसलमानों के लिए ही परोपकारी रहता है। तो इसे हातिम द्वितीय कहा जाता है, हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। और इसे कुरान बड़ा अच्छा सुरीले ढंग से पढ़ता है, कुरान, तो इसलिए इसे कुरान खां भी कहते हैं, कुरान खां भी कहते हैं। और इसे कुरान बहुत अच्छा से पढ़ता है, इसलिए कुरान खां भी कहते हैं। और इतना समझ लीजिए, कुरान खां के अतिरिक्त इसे पील बख्श भी कहते हैं, पील बख्श भी कहते हैं, पील बख्श भी कहते हैं, पील बख्श भी कहते हैं। तो पील बख्श या बख्श जो है, पील बख्श यानी कि हाथियों के दान देने वाला, हाथियों का दान देने वाला भी कहा जाता है इसे। अब जैसे मान लीजिए पांचवा में इसे लाख बख्श भी कहते हैं। केवल मुसलमानों को लाख ये दान देता था, लाख बख्श भी कहते हैं, लाख बख्श भी कहते हैं। तो इसे लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। और इसे सिपा सलार भी कहा जाता था, सिपा
सालार भी कहा जाता था। और मोहम्मद गोरी इसे मलिक की भी उपाधि दिया था, मलिक की भी उपाधि दिया था। ये रहा इसकी पूरी संपूर्ण उपाधि। अब कुछ बचा नहीं, इसे चंद्रमा के देवता भी कहा जाता था, चंद्रमा का देवता भी कहा जाता था, देवता भी कहा जाता था। तो इसे ये सब नाम रखा गया है। पूरी तरह से इसका क्या चीज है, ये इसकी संपूर्ण उपाधियां हैं। ये संपूर्ण क्या है, इसकी उपाधियां हैं। तो संपूर्ण उपाधियां कंसेप्ट क्लियर हो गया, परिचय क्लियर हो गया। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका, इन लोगों का सर्वप्रथम उद्देश्य तो धन का लूट ही था, धन का लूट था। लेकिन मौका पाकर ये लोग भारत के राजनीतिक परिदृश्य को देखकर ये लोग क्या किए, राज स्थापित कर लिए, राज स्थापित कर लिए, राज स्थापित कर लिए, राज स्थापित कर लिए। ये सारा इसके कंसेप्ट है, राज स्थापित के लिए। चुनौती, राज स्थापित करने के पीछे इनकी कुछ चुनौतियां हैं। ये चुनौती के बारे में समझने का प्रयास हम करते हैं। क्या चुनौती है, चुनौती के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको मैं हटा दूं, थैंक यू। इनके देखिए हटाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए चुनौती, देखिए क्या है। हम जानते हैं कि गजनी में, गजनी का एक गोर है, गोर प्रांत है। गोर को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए गजनी में ताजुद्दीन एल्दौज है, ताजुद्दीन एल्दौज जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, एल्दौज है गजनी में। मुल्तान, सिंध प्लस ऊंच में कुबाचा है। और तीसरा में, और ये समझ लीजिए लाहौर प्लस दिल्ली, कन्नौज में ऐबक है, ऐबक कुबाचा एल्दौज। ये तीनों में मतलब ये प्रतिद्वंदिता रहती है कि हम संपूर्ण मोहम्मद गोरी द्वारा जीते गए संपूर्ण क्षेत्र पर हम एक छत्र राज करें, ये सबकी मतलब वो रहती है, लालसा रहती है। इस लालसा के बीच में एक ऐबक बहुत तेज तरह रहता है और इन लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। अपनी बहन की शादी एल्दौज से कर देता है और कुबाचा की लड़की से अपना शादी कर लेता है। कुल मिलाकर ये उल्टा भी हो जाता है कि एल्दौज के बेटी से अपनी शादी, अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर देता है। मतलब कुछ भी हो, एक कहानी विवाह संबंधित रहती है। विवाह संबंधित से विवाह संबंधित हो जाने से ये अपने साम्राज्य का भला कर लेता है, अपने साम्राज्य को बचा लेता है। गोर में गयासुद्दीन का वंशज रहता है जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद रहता है, गयासुद्दीन मोहम्मद रहता है। ये गयासुद्दीन मोहम्मद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी में क्या कर देता है, दिल्ली, लाहौर और कन्नौज का सुल्तान स्वीकार कर लेता है और इसके लिए दास्ता मुक्ति पत्र देता है और सुल्तान का आभूषण भी भेजवाता है, एक दंड भेजवाता है और खुतबा और सिक्के ढालने का अनुमति दे देता है। कुल मिलाकर इसे दास्ता से मुक्त होता है 1208 ईस्वी में, दास्ता से मुक्त हो जाता है और ये चुनौती से भी मुक्त हो जाता है और अपने साम्राज्य की स्थापना करने में लग जाता है, काम धंधा करने लगता है। अब क्या होता है कि कार्य जो था ये पूरी तरह से समझ में आ गया और कार्य जो था कैसे दास्ता से मुक्त हुआ वो भी समझ लिए, वैवाहिक संबंध से अपने साम्राज्य को भला किया, सुरक्षित रखा, ये भी समझ लीजिए। अब इसका कार्य क्या था कि दिल्ली में राजनीतिक दृष्टिकोण से पहला मस्जिद बनाता है। राय पिथौरा के किले को मान लीजिए या राय पिथौरा के विष्णु मंदिर को मान लीजिए,
मतलब राय पिथौरा के गढ़ में ही बनवाता है ये, यानी पृथ्वीराज थर्ड के किला में ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद बनवाता है, मस्जिद बनवाता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत का पहला मस्जिद है, राजनीतिक दृष्टिकोण से। और इबादत के दृष्टिकोण से दक्षिणी भारत के गोवा में इस्लाम का पहला मस्जिद है। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हटाइए उसको बात को। ये भारत का पहला मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, राजनीतिक दृष्टिकोण से। और दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम जो करता है वो ये कर देता है अजमेर में, अजमेर में विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ यानी संस्कृत विद्यालय को तोड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाता है, झोपड़ा मस्जिद बनवाता है, 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद बनवाता है। कहाँ बनवाता है? अजमेर में बनवाता है। और ये विग्रह राज चतुर्थ का ये बनवाया गया संस्कृत विद्यालय था, विग्रह राज चतुर्थ का बनवाया गया था, विग्रह राज चतुर्थ का बनवाया गया। ये अजमेर में क्या था? ये विद्यापीठ था। और इसमें, इस विद्यापीठ में क्या होता है कि हरिकेली संस्कृत के नाटक, संस्कृत के नाटक हरिकेली के श्लोक इसके दीवार पे हैं, बहुत से जगह पे इसके कुछ श्लोक हैं। इससे पता चल जाता है कि हिंदुओं के द्वारा बनवाया गया था। और इसके खिड़कियों में स्वास्तिक के चिन्ह है, खिड़कियों में स्वास्तिक के चिन्ह है। तो इससे पता चलता है कि 2.5 दिन में ही, 2.5 दिन का नाम है, 2.5 दिन का मेला लगता था, जो भी कहानी खत्म है। मतलब कि 2.5 दिन की मेला लगता था इस जगह पे, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। ये सब बातें रीमर है, ये समझ लीजिए 2.5 दिन में बनवा लिया था। कंसेप्ट यही अच्छा है। तो अजमेर में निर्माण करता है 2.5 दिन के, ये वाला निर्माण करता है। और एक है भारत में कुतुब मीनार का भी, कुतुब मीनार का स्थापना करता है, कुतुब मीनार का स्थापना करता है। एक इसके चाहने वाले होते हैं, सूफी संत होते हैं, जिसका नाम है बख्तियार कुक्की नाम है, बख्तियार काकी नाम है, बख्तियार काकी एक सूफी संत हैं। इसी बख्तियार काकी की वजह से, इन्हीं के नाम से कुतुब मीनार की स्थापना करता है बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के नाम से, काकी, बख्तियार कुकी काकी जो भी है, इन्हीं के सूफी संत होते हैं, बहुत ही विख्यात सूफी संत होते हैं। और इन्हीं के नाम से ये क्या करता है, कुतुब मीनार की स्थापना करता है दिल्ली में। ये है बात पूरी तरह से एक कंफर्म है, पूरी तरह से कंफर्म बात है, यहाँ पे करता है। ये बात हो गई। तो कुतुब मीनार की स्थापना किया, पहले 1 ही मंजिल था, इसके बाद मर जाएगा तो इल्तुतमिश आएगा, वो 4 मंजिल बनवाएगा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएगा, वो 5 मंजिल बनवाएगा। फिर 1 मंजिल और किसी कारण टूट जाएगी तो वो सिकंदर लोदी आएगा, वो बनवाएगा। ये सब कहानी चलता रहा है। अब आज जो है कुतुब मीनार 5 मंजिल का है। ये कंसेप्ट क्लियर है, इतना है। ये सारी बातें बाद में होगी भी, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और भी। तो ये कहानी हो गई, क्या चीज पूरी तरह से कहानी, इसके कार्य भी हो गया और ये भी हो गया। मृत्यु देखिए क्या है, मृत्यु के बारे में इतिहासकारों में है, इसमें कुछ बातें हैं मृत्यु के बारे में, मतलब इतिहासकारों में मतभेद है। यहाँ देखिए क्या मतभेद है। ये जिस घोड़े से गिर के मरता है उस घोड़े का नाम है सुभ्रक, सुभ्रक नाम रहता है घोड़ा। ये सुभ्रक जो रहता है घोड़ा, ये उदयपुर के राजा कर्ण का रहता है, उदयपुर के कुंवर मतलब राजा कर्ण का रहता है। ये राजा कर्ण का रहता है, किसका रहता है? कर्ण का रहता है सुभ्रक। और उदयपुर को जब ये जीता था, उदयपुर में जब लोगों को परेशान किया था, लूटा था, तो यहाँ से कर्ण को भी बंदी बनाया था, सुभ्रक नामक घोड़ा को भी बंदी बनाकर ये ले जाता है लाहौर में, जन्नत बाग में इन्हें जेल में डाल देता है, मतलब उन्हें बांध देता है, समझ लीजिए जन्नत बाग में बांध देता है इनको।
और इनका घोड़ा कितना, कुछ दिन के बाद जब घोड़ा इनको देखता है कि बाधा हुआ है जन्नत बाग में, तो ये घोड़ा बहुत ही परेशान हो जाता है और घोड़ा पर बैठ के, सुब्रत घोड़ा पर बैठ के आता है कुतुबुद्दीन ऐबक इनको देखने, क्योंकि इनको मृत्यु दंड देना है। ये कभी किसी कारण भाग जाते हैं और फिर पकड़े जाते हैं, तो इनको मृत्यु दंड देने का प्रावधान करता है और कहता है इनके सर से चौगान खेले जाएंगे, पोलो खेले जाएंगे। तो सुब्रत नामक घोड़ा बंदी बनते हुए देखता है तो काफी भड़क जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को गिरा कर लगभग लगभग समझ लीजिए 2-4 मतलब कि पैर से मारता है, 2-4 टाप मारता है और कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है तो कहानी खत्म हो जाती है। कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं चौगान खेलते हुए मर गया, लेकिन कहानी ये है। और किसी तरह सुब्रत घोड़े पर बैठकर ये क्या नाम है इनका कर्ण भाग के आ जाते हैं उदयपुर, कहानी हो जाती है खत्म। उदयपुर में आकर सुब्रत नामक घोड़ा मरता है, कहानी अपने अपने मालिक को उदयपुर में लेकर आ जाता है और ये कहानी हो जाती है समाप्त। और इस प्रकार पूरी तरह से ये कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी समाप्त हो गई है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की पूरी तरह से इसका और भी पार्ट जो क्लियर था, मतलब इसके वो मोहब्बत गोरी के इतिहास में इसके आधा बता दिया गया है और आधा जो है इसमें है, मतलब इसमें लगभग पूर्ण ही मान लीजिए, पूर्ण है। कुछ कुछ इसके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ वो मोहब्बत गोरी में भी है इसका पार्ट, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और इस ज्ञान का लाभ उठाइए और इसी तरह आप लोग पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।